नमस्कार दोस्तों। हम लोग एक नए सेशन में जुड़ चुके हैं और ये सेशन जो है हमारा वो पुराने वाले सेशन का कंटिन्यूएशन है। यानी अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप इसके पुराने वीडियोस और लेक्चर्स को देख के फिर आप इसको देखना कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, पूरे टॉपिक का ज्ञान आपको मिलेगा। यह जो है आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत किए हैं। आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए तथा कमेंट करके बताएं कि और बेहतर क्या किया जाए जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। आपसे यह भी निवेदन होगा कि इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इन सारे कंटेंट्स का पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टा आईडी है, इस पे आप हमें अवश्य फॉलो करें, जिससे आपको हर दिन का क्लास का शेड्यूल पता चल जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई नया अपडेट है तो वो भी आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। आपसे हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक सहयोग अवश्य करें, जिससे कि हम लोग टेस्ट सीरीज और कोर्सेज के साथ साथ हार्डवेयर डेवलपमेंट के साथ इस चैनल को बेहतर बना सकें। तो आइए बिना समय गंवाए कंटेंट की तरफ चलते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे, जहाँ पर हम लोग ये पढ़ चुके थे कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, तथा यहाँ पे चीज़ें जो हैं 0 एंड 1 के फॉर्म में लिखी हुई होती हैं। असेंबली लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे इंग्लिश में यानी छोटे छोटे कोड्स होते हैं जिसको हम मेनीमोनिक्स कहते हैं, और इन्हीं मेनीमोनिक्स को सॉल्व करके प्रॉब्लम्स को बनाया जाता है या प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाता है। अब यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज के बाद एक नया लैंग्वेज बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जहाँ पे कोड्स इंग्लिश में लिखे होते हैं। तो मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की चर्चा हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन अब ये जानना है कि मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या अंतर है। इस अंतर को समझने की आइए हम कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसको मशीन को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कहता है लो लेवल लैंग्वेज में इट इज़ अ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द मशीन लैंग्वेज विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन 0 एंड 1। लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, तो मशीन सिर्फ समझता है 0 और 1 को। अगर हाई लेवल की बात करें तो इसमें जो है इंग्लिश में सारे कोड्स को लिखे जाते हैं। तो बताया गया है इट इज अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज as the language is written in simple English words which can easily be understood by humans। यानी देखा जाए तो लो लेवल लैंग्वेज में ध्यान रखा गया है कि मशीन को चीज़ें समझ में आए, जबकि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में यह कोशिश किया गया है कि इंसानों को चीज़ें समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है लो लेवल लैंग्वेज में कि द लो लेवल लैंग्वेज टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। यानी लो लेवल लैंग्वेज को ज़्यादा टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, जबकि अगर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इट एग्जीक्यूट्स एज अ फास्टर रेट। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट होता है, तेजी से एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट कहता है लो लेवल लैंग्वेज में इट रिक्वायर्स द असेंबलर to convert the assembly code into machine code। तो वैसे तो ये असेंबली लैंग्वेज का आ गया है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल में बताने लगा गया है। तो ये क्या कहता है कि असेंबलर जो होता है यानी असेंबली लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है, ये कन्वर्ट करता है किसको, असेंबली कोड को मशीन कोड में। लेकिन अगर हाई लेवल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो लिखा है इट रिक्वायर्स द कंपाइलर टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। यानी यहाँ पर कंपाइलर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किस में, मशीन कोड में।
लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि कंपाइलर के अलावा यहाँ पे इंटरप्रेटर का भी इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके हम लोग मशीन को कन्वर्ट कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से, किस में, मशीन कोड में। तो कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करेगा मशीन कोड यानी 0 और 1 में। तो बात आती है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या होता है। तो कंपाइलर जो होता है, सपोज करिए 1 से लेकर 100 लाइन तक आप कोड्स लिखे हैं, तो कंपाइलर एक ही बार में सारा कोड को ट्रांसलेट कर देगा 1 से 100 तक में। और मान लीजिए इसके बाद कन्वर्ट करने के बाद जिस भी लाइन में एरर होगा उस लाइन नंबर के अकॉर्डिंग या उस लाइन नंबर के साथ वो एरर को दर्शाएगा। इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जो है 1 से 100 तक तो रखता ही रखता है। मान लीजिए 1 से 100 तक लाइन था तो रखेगा ही रखेगा। अब इसमें क्या होगा कि सपोज करिए 5वें लाइन में आपको एरर दिख गया, तो जैसे ही 5वें लाइन में एरर दिखा इंटरप्रेटर यहीं रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो इससे आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर वो एग्जीक्यूशन कैसे कर पाएगा। तो 5th वाले स्टेटमेंट पे आकर वो रुक गया, और जैसे ही रुका यानी यहाँ एरर आ गया, फिर क्या होगा, शुरुआत फिर से 1 से होगा। जैसे आप एरर ठीक कर लोगे तो शुरुआत फिर कहाँ से होगा, 1 से होगा। फिर 1 2 3 4 5, फिर छठे लाइन में एरर आ गया तो फिर यहाँ रुक जाएगा, फिर शुरुआत करेगा, वो डिबगिंग करेगा 1 से। 6 पर आके रुक गया था ना, तो 6 सही कर लोगे तो मान लो 10वें लाइन में था, तो फिर 10वें लाइन में वो आकर रुक जाएगा। यानी कहा जाए, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएशन के तौर पर लिख रहे, एक डिफरेंशिएशन यहाँ याद रखा भी जा सकता है इसका। तो कंपाइलर क्या कहता है, चेक्स ऑल द स्टेटमेंट एट अ सिंगल टाइम। एक ही बार में सारा स्टेटमेंट चेक कर लेता है ये। चेक्स द स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन चेक करता है, तो वो क्या कहलाता है, इंटरप्रेटर। तो याद रखिएगा, कंपाइलर क्या करेगा, चेक करेगा सारा स्टेटमेंट को एक ही बार में, इंटरप्रेटर चेक करता है लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं। क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है, एरर निकल गया तो फिर शुरुआत से चेक करेगा, तो यहाँ पे मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है वो हाई है। मेमोरी रिक्वायरमेंट इज हाई, और यहाँ पर एक ही बार में चेक हो गया, जो गलती थी वो बता दिया गया, तो लो मेमोरी रिक्वायरमेंट। अब पूछा जाएगा कि कंपाइलर का यूज कौन होता है करता है, तो आप बता सकते हैं C++। इंटरप्रेटर का यूज कौन करता है, तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार लैंग्वेज है पाइथन, पाइथन यूज करता है इसको। हम लोग इसके बारे में और भी डिफरेंसेस को जानेंगे आने वाले क्लासेस में। आगे चलते हैं। कहता है द मशीन कोड कैनॉट रन ऑन ऑल मशीन्स, सो इट इज नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज। मशीन कोड को हर एक मशीन पर रन नहीं करा सकते, इसलिए पोर्टेबल नहीं है। जबकि अगर हम लोग हाई लेवल कोड्स की बात करें तो हाई लेवल कोड जो हैं वो पोर्टेबल हैं, हम उनको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको एक बात और बताना चाहेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज के पोर्टेबल नहीं होने का कारण क्या है। तो कारण ये है कि कई जगहों पर मशीन 0 और 1 समझता है, डेसिमल नंबर, सॉरी बाइनरी नंबर, और कई जगहों पर वो 0 से लेकर 9 डेसिमल नंबर समझता है। तो एक कंप्यूटर का सर्किट क्या समझ रहा है, बाइनरी या डेसिमल, यह पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मशीन जो है वह, मशीन कोड जो है वह पोर्टेबल हर जगह नहीं है। नेक्स्ट कहा गया है
कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो मेमोरी एफिशिएंट है, इसको कम मेमोरी चाहिए होता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। तो सच बात है, मैंने आपको बताया इंटरप्रेटर आ गया तो ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगा, और हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ होता है। नेक्स्ट कहता है डिबगिंग एंड मेंटेनेंस आर नॉट ईजियर इन अ लो लेवल लैंग्वेज। अगर कोई चेंजेस करना हो या एरर फाइंडिंग करना हो, डिबगिंग का मतलब क्या होता है? तो डिबगिंग का मतलब ही होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर। एरर ढूंढने की जो प्रक्रिया है हम उसको क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। तो डिबगिंग और मेंटेनेंस जो है वो आसान नहीं है यहाँ, जबकि अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे डीबगिंग और मेंटेनेंस क्या है? इजी है, क्योंकि सारे कोड्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो इंग्लिश भाषा को समझ कर एरर ढूंढना आसान है। जबकि अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज में, तो यहाँ डेसिमल के फॉर्म में है या बाइनरी के फॉर्म में होगा, तो वो एक एक डेसिमल कोड, एक एक बाइनरी कोड मैच कराना होगा, इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब हम लोग जानते हैं डेवलपमेंट एंड ओरिजिन ऑफ सी लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के बाद अब जब हम लोग बात करते हैं तो सी लैंग्वेज जो है एक मेजर रोल प्ले करता है, और इसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें आई। सी लेवल लैंग्वेज बनने से पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बने, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बने। तो एक छोटा सा हिस्ट्री जानना आवश्यक है कि सी से पहले क्या बना, कब बना, क्योंकि कोई परीक्षाओं में इसके बारे में पूछ दिया जाता है। अगर हम लोग सी की बात करें तो सी जो है एक जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब स्ट्रक्चर्ड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब ये हो गया कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये दूसरे को जोड़ेगा, दूसरा जो है तीसरे को जोड़ेगा, तीसरा चौथे को जोड़ता है, चौथा पांचवे को जोड़ता है। यानी सारे स्टेटमेंट्स अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो वो एक लॉजिक के थ्रू कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? लॉजिक के माध्यम से कनेक्टेड है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। सी क्या है? एक जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस हैव अ कैरेक्टरिस्टिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड एसोसिएटेड स्टेट ऑफ स्टैटिक स्कोप रूल्स। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनमें एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर को, पैटर्न को फॉलो किया जाता है, और वहां पे स्कोप रूल्स होते हैं, यानी एक दूसरे के बीच कनेक्शन के नियम बनाए जाते हैं, और एक दूसरे में वो कनेक्टेड होते भी हैं, तभी जाकर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनते हैं। अगर बात करा जाए सी की, तो सी जो था वो ओरिजिनेट हुआ था कहाँ पे? बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में। तो सी का ओरिजिनेशन हुआ बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में। इसी बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज को हम लोग एटी एंड टी बेल लैबोरेटरीज के नाम से अभी जानते हैं। ठीक है, तो बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में इसका ओरिजिनेशन था। इसको अभी फिलहाल हम लोग एटी एंड टी बेल लैबोरेटरीज के नाम से जानते हैं, बाय डेनिस रिचर्ड इन 1970। तो कब बना? 1970 में डेनिस रिचर्ड के द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि कैर्निगन और रिचर्ड डिस्क्रिप्शन भी इसमें दिया गया है, वो क्या है चर्चा करेंगे। उसी डिस्क्रिप्शन को हम लोग K&RC के नाम से रेफर करते हैं। जो कैरिंगन और रिचर्ड के द्वारा डिस्क्रिप्शन दिया गया, कुछ नई चीज़ों को ऐड किया गया, उसी को हम लोग रेफर करते हैं K&RC। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया सी लैंग्वेज को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग ANSI जानते हैं, प्रपोज्ड अ स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन ऑफ द सी। यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा एक सी लैंग्वेज के लिए पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया गया। तो जब सी लैंग्वेज को डेफिनेशन दिया गया तो उसी को हम लोग ANSI कमिटी X3J11 के नाम से भी जानते हैं। जब उसको डेफिनेशन दिया गया तो हम लोग उसी को किस नाम से जानते हैं? ANSI कमिटी
X3J11। जो सी कंपाइलर्स हैं, जो सी के कमर्शियल कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स हैं, उनसे ये उम्मीद रखी जाती है कि जो सी के कंपाइलर्स हैं या जो इंटरप्रेटर्स हैं, वो इस कमिटी के द्वारा जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो वही बताया गया है, मोस्ट कमर्शियल सी कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट द ANSI स्टैंडर्ड। यानी ANSI के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते भी हैं और उन्हें करना भी है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। आगे चले, कुछ सी के फीचर्स को जाते हैं। अगर हम लोग सी के फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों के क्वालिटीज हैं। ठीक है, कैसे हैं उसकी चर्चा भी हम लोग डेप्थ में करेंगे। तो वही लिखा है यहाँ पर, सी हैज द फीचर of high level programming language as well as the low level programming language। यानी सी के अंदर ये टैलेंट है, ये फीचर है कि वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों का क्वालिटी रखता है। क्योंकि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों की क्वालिटी को रखता है, इसीलिए एक ब्रिज के तौर पर यह काम करता है। ठीक है, ब्रिज का मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों को जोड़ता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, इट वर्क्स एज अ ब्रिजिंग गैप बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड द मोर कन्वेंशनल हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को और हाई लेवल लैंग्वेज को ये जोड़ने का भी काम करता है। इसी वजह से हम लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो इसके दो फीचर्स हो गए, यानी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस में यूज़ करने का दो कारण हो गया। पहला कारण क्या हो गया? तो पहला कारण ये हो गया कि इसके अंदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों की क्वालिटी है। और दूसरा क्या हो गया कि ये मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को क्या करता है? जोड़ता है। इसके वजह से भी ये क्या है? बहुत ही पॉपुलर है सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो याद रखना है, दिस फीचर ऑफ सी लैंग्वेज मेड इट मोस्ट पॉपुलर फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। इसीलिए सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रोग्रामिंग में। और जब प्रोग्रामिंग की बात आती है तो ये एप्लीकेशन यानी एप्स के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने में भी काम आता है। सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब अगर हम कहें सिंपल भाषा में तो ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले एप्स का बनाने में भी काम में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सी लैंग्वेज का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो मैंने पहले बताया, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में इसका यूज़ करते हैं। तो पहला कहता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू डिज़ाइन द सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन करने के लिए किस चीज़ को? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है। हम लोग सी का इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए। यानी अगर कोई डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? सी लैंग्वेज से। स्प्रेडशीट बनाना हो, एक्सेल शीट टाइप का, कैसे बना सकते हैं? सी से। मोबाइल गेम्स, कंप्यूटर गेम्स बनाने हो तो वहां पे भी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? सी लैंग्वेज का। तो कहता है टू डेवलप ग्राफिकल रिलेटेड एप्लीकेशन लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल गेम्स। तो ग्राफिक्स से संबंधित अगर कुछ डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सी लैंग्वेज का। अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं।
सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू डिजाइन द कंपाइलर्स। कंपाइलर्स को डिजाइन करने के लिए भी हम लोग सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। अगर यूनिक्स के कर्नेल की बात करें तो इस कंप्लीटली डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज, यानी यूनिक्स का जो कर्नेल है वो कंप्लीटली डेवलप हुआ किस पे, सी लैंग्वेज पे हुआ। इसके साथ साथ बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी अगर कंपाइलर्स को डेवलप करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, सी लैंग्वेज का। तो कहता है फॉर क्रिएटिंग कंपाइलर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस विच कैन टेक इनपुट फ्रॉम अदर लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इट इनटू लोअर लैंग्वेज या मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। जैसे कि इसका इस्तेमाल यूनिक्स के कर्नेल के लिए हुआ है। तो ठीक से हम लोग अगर समझे इस चीज को, तो ये कर्नेल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस होता है। तो यूनिक्स जब बना सकता है तो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। शायद मैं गलत बोल गया। हाँ, अगर यूनिक्स के कर्नेल के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने में भी कर सकते हैं। और जो हम करते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। अब देखिएगा, आजकल हमारे पास जो डिवाइसेस आते हैं वो प्लग एंड प्ले फीचर होता है। प्लग एंड प्ले फीचर का मतलब क्या होता है कि उसके यूएसबी को हम लोग यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं और मशीन काम करने लगता है। तो यूएसबी को यूएसबी पोर्ट में लगाने के तुरंत बाद वो काम क्यों करता है, क्योंकि इस यूएसबी के पास डिवाइस ड्राइवर होता है। और ये डिवाइस ड्राइवर जो होता है ना, वो कनेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन पहुंचाने में हमारी मदद करता है। तो इस डिवाइस ड्राइवर को बनाने में भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू डिजाइन नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क से संबंधित जो है, जैसे स्विच हो गया, पोर्ट हो गया, राउटर हो गया, उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एक बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते आए हैं, वो है एडोब फोटोशॉप। आपको जानकर हैरानी होगी कि एडोब फोटोशॉप जो है वो एक GUI एप्लीकेशन है, ग्राफिकल यूजर एप्लीकेशन है, जहाँ पे फोटो एडिट्स करते हैं हम लोग। ये जो है वो भी, यानी फोटोशॉप भी है, वो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है किसका, सी लैंग्वेज का। तो कहता है टू डिजाइन GUI, ग्राफिकल यूजर एप्लीकेशंस, Adobe Photoshop, one of the most popular used photo editors since old times, was created with the help of C। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने वाले एप्लीकेशंस के लिए, जहाँ पे हम लोग क्लिक करके काम कर सकते हैं। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही आइकन बना है, क्लिक करिए काम करिए। तो जहाँ पे क्लिक एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो भी किस पे काम करता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता है। एक बेहतरीन नमूना है एडोब फोटोशॉप, जिसका यूज़ किया जाता है बहुत पहले से, और वो एक एग्जाम्पल है किसका, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो यहीं से आगे सी के बारे में कुछ और चीज़ों को जानेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।